हाँ जी, क्लियर हुए यहाँ तक के? एक ना मुझे याद करा दिया करो आगे सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। कि मैं कल भी 11वीं की क्लास ले रहा था, आधे में जाकर एक स्टूडेंट ने याद करा करना सर रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं की। तुम्हारे भी आप भूल गया, सीधा पढ़ाने लग गया। और एक और सच जो सबसे ज़रूरी बात लग रही थी मुझे, मैं ना जो बच्चे मुझे छोड़कर चले जाए, कभी रेयर है फ़ोन किया हो। क्लियर? जो चले जाए, जो चला गया चला गया। पर तुम्हारे में से ना कुछ स्टूडेंट जो जहाँ जाते थे, वो पूछो मत जो टीचर्स के हाल है यहाँ पे। तो तुम लोग प्लीज़ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ले आना, ताकि बाद में ऐसा ना हो पता लगे मेरे साथ 10 दिन क्लास लगा ली, बाद में गायब हो गए और मेरे यहाँ बाकी बच्चे छोड़ गए कि खन्ना सर का ग्रुप बड़ा लग रहा है, तो मेरा दोनों तरफ से नुकसान हो जाए। क्लियर? तो मेरे साथ ये मत करना। जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो मुझे उसका रहता है, वो ज़रूर ले आना, ताकि आगे जैसे मर्जी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है पूछ लो, मैंने कभी फीस को इम्पोर्टेंस ही नहीं रखी। मुझे होता है वह पढ़ लो तुम लोग सारे, पर जो यहाँ पे की टीचर्स है ना, पूछो मत जो हाल है। क्लियर? तो आप सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मुझे चाहे गूगल पे चाहे नेक्स्ट क्लास ले आना, ताकि मेरी भी गाड़ी चलती जाए। और सच इससे ज़्यादा ना तुम्हारे ग्रुप के 2-3 बच्चे दूसरे ग्रुप में चले गए, क्योंकि उनको टाइम क्लैश कर रहा था कहीं और कोचिंग पे। वही मैं कह रहा था, धीरे धीरे सारा सेट हो जाता है हमारे पास। जैसे आपका दोस्त हर्ष था, उसका कहीं टाइम क्लैश कर रहा था, कहता खन्ना सर उस ग्रुप में आना है। अविराज, उसका भी कहीं टाइम क्लैश था, वो भी उस ग्रुप में चला गया। मैं क्या अच्छा है, मैं तो खुद आपके भी कह रहा किसी और को अगर टाइम आना है उस ग्रुप में आ सकते हो 5:15। पर तुम्हारी गुड विशेष है ना, वो भी ऐसा ही ग्रुप बन रहा है। उसमें भी मैं कल मोर देन हाफ स्टूडेंट्स तो है, आपके जितने हैं इतने इससे थोड़े से ही कम है उसमें भी। क्लियर? तो आप चाहे उसमें जैसे मर्जी मैनेज। और एक मैं तुम्हें पढ़ाई जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना वो जो टीचर्स की बातें वो घूमती रहती हैं, वो मैं रखता नहीं कभी दिमाग में। तुम लोग जब मेरे साथ हो ना, ये टेंशन मत लेना, ये सीबीएसई है, ये कंपटीशन है, ये कैसे है, हम लोग दोनों को इम्पोर्टेंस लेकर चलते हैं। क्लियर? ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ को लेकर। आराम से करो, केमिस्ट्री सबसे आसान है। जितना मुझसे किया अभी तक तो आसान लग रहा है, जो नए भी थे, है ना। सारी पढ़ाई हम लोग ऐसे लॉजिक्स में ही करेंगे। ठीक? कर लिया नोट? करें एक और न्यूमेरिकल? अब ना वो न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार मुझे पूरा ग्राफ ड्रॉ करा दोगे? मैं तो ग्राफ ही भूल गया कैसे किया था। इधर ग्राफ ड्रॉ किया था, याद है? इधर मैंने आपके साथ शॉर्ट में लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। सपोज मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट किसकी ली थी? बी की। और इधर मैंने कंसेप्ट क्या लिया था? वेपर प्रेशर का। यही किया था। यहाँ पर मैंने आपसे एक्स है, यहाँ पर एक्स भी, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स भी, इनके कंसेप्ट लिखे थे। और इस ग्राफ को ना ड्रॉ करने के लिए मैंने एक लॉजिक दिया था कि यहाँ पर जो पी नॉट बी है वो क्या था? ग्रेटर देन पी नॉट ए। क्लियर? मुझे ना ग्राफ की शेप याद है, बस शेप मेरे पास ऐसी आई थी, है ना, ऐसी शेप हमारे पास आई थी। मुझे बाकी सारी चीज़ें भूल भाल गई, किस कहाँ पे क्या क्या लिखना है। आप लोग पहले यहाँ लिखवाओगे, क्या लिखूँ? एक्स ए और एक्स बी। गुड, मीन्स याद है मेरा कंसेप्ट कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा था, तो बी क्या था? 0। कृष्णा, जो आपका भी लेक्चर लास्ट में इसका, ये एक्स ए क्या था? 1। जब इधर गया तो बी क्या हो गया? मैक्सिमम, तो ये 1 हो गया। और ये ए क्या हो गया? यहाँ पर 0। ये आ गया कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या था? यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था? एक्स ए और पी नॉट ए। पी बी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था? एक्स बी और पी नॉट बी। अब आर्यन मैं भूल गया, इस पे क्या लिखूं? ये क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देख, एक्स ए की मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है? कम। अगर एक्स ए की मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो पक्का ये प्रेशर भी कम होगा। तो हमें इस लाइन पे पक्का मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, और साथ में क्या था? पी नॉट ए। इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पी बी इज इक्वल टू एक्स बी, और साथ में क्या था? पी नॉट बी। और इधर मेरे पास पी क्या आ गया? पी ए और पी बी को एड अप कर दूँ। ये पूरा ग्राफ का कंसेप्ट आ गया। पता क्या, तुम्हारे सीबीएसई या कंपटीशन में आसान सा क्वेश्चन ये ग्राफ ही आ जाता है। नहीं तो क्या हुआ, 2 या 3 साल से ना इसके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, तुम्हें वैल्यूज को फाइंड करना है। इसलिए मैंने सारा ये लिखा था। तो इसमें मेरे पास पूरा लॉजिक क्या आता था, अगर आखिर में सारा लॉजिक भी यहाँ लिख देता, तो P इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता था? पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू एक्स ए, और इधर क्या आ गया? पी नॉट ए। इधर क्या आ गया? एक्स बी, और इधर क्या आ गया? पी नॉट बी। तो मेरे पास P का एक ये फॉर्मूला घूम जाएगा। ठीक इसी को ना हम लोग कई बार न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। करें एक न्यूमेरिकल का कंसेप्ट? करें एक, लिखो इसी बेस पे न्यूमेरिकल।
और ये ना न्यूमेरिकल मैं करा रहा था, टेंशन मत लेना, मैं कहोगे 3 4 5 जितनी बार कहोगे रिपीट कर दूंगा जिसको मुश्किल लगा, क्योंकि मैंने बस अपना इन स्टेटमेंट्स को यूज में लेकर आना है, पूरे ग्राफ के कंसेप्ट को और इसको कैसे। एट गिवन टेम्परेचर, vapor pressure in of mercury, at given temperature vapor pressure in of mercury of solution having liquids A and B of solution having liquids A and B is given by equation। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी, P इज इक्वल टू 120 माइनस यहाँ पे क्या कर दिया 80 और साथ में क्या कर दिया XB, 120 माइनस 80 XB। क्लियर, XB यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ गई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ गया। तो आपको ये इक्वेशन दे दी P इक्वल टू 120 माइनस 80 बाई 80 इंटू XB। क्लियर, अब आगे आपको दे दिया कैलकुलेट having liquids A and B is given by equation, इक्वेशन क्या दे दी P इक्वल टू 120 माइनस 80 XB। ये देकर अब मैंने पूछा कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड्स इन प्योर फॉर्म, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड्स इन प्योर फॉर्म। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड्स इन प्योर फॉर्म। क्लियर, अब तुम्हें दोनों का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है P नॉट ए और साथ में कौन सा फाइंड करना है P नॉट बी, है ना। तो तुम्हें ये इक्वेशन दे रखी है, अभी मुझे इस इक्वेशन को बाद इसके साथ किसी तरीके रिलेट करना है ना, किसी तरीके रिलेट करना है। तो पहले यहाँ पे जो मैं आपके साथ यहाँ पर पहले एक फाइंड कर दूं, यहाँ पर P नॉट ए, पहले एक चीज फाइंड करें। अब देखो जब मैंने इसका कंपेयर करना है, मैं यहाँ पे XB को 0 कर दूं XB को 0। अगर मैंने XB को 0 कर दिया, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी P इज इक्वल टू 120 आ गया, है ना। अब ये प्रेशर सारा किसके कारण रह गया X से, और साथ में P नॉट ए ही रह गया। अगर XB 0 था तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अगर 1 हो गया तो हमें यहाँ पर P नॉट ए का मुझे वैल्यू मिल गया, P नॉट ए इज इक्वल टू 120 mm। ऐसे ना कंपटीशन में CBSE में गंदे क्वेश्चंस अगर आने हैं, हम लोग ऐसे इनके आपको कंसेप्ट्स अप्लाई करा देते हैं। मैंने आपको ये इक्वेशन दे रखी थी और पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ P नॉट ए एंड P नॉट बी। तो मुझे ध्यान में था इस इक्वेशन में अगर मैं XB 0 कर दूं, अगर इसमें XB 0 कर दूं, ये पार्ट खत्म, तो सारा का सारा प्रेशर किसके कारण आ गया XA और P नॉट ए। अगर XB 0 है तो XA की वैल्यू 1 नहीं है, तो सारा का सारा प्रेशर P नॉट ए आ गया। अब बताओ कुछ लॉजिक क्लियर हुआ कैसे फाइंड किया। क्लियर, कुछ साल पहले ना मुझे भी ये क्वेश्चन बड़े गंदे से लगते थे कि कैसे सॉल्व करें, फिर मैंने आदत डाली तुम्हें ये एक्सप्रेशन तो दे रखा है, इसी में बस वैल्यूज को मैंने इधर उधर घुमाना है और कुछ नहीं किया। और देखना तानिश, एक रास्ता मैं बताऊंगा, तुम लोग जो सोचोगे ना तुम्हें बड़े रास्ते मिल जाएंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। मुझे तो अभी सबसे आसान रास्ता मिला। आसान रास्ता क्या था, इसमें मैंने P नॉट ए फाइंड करना है, मैंने XB को 0 कर दिया। अगर मैंने XB 0 कर दिया दैट मीन ये पार्ट तो खत्म हो गया। क्लियर, तो ये सारा का सारा प्रेशर किसका आ गया XA और P नॉट ए। तो यहाँ पे XA पक्का क्या 1 है, तो ये सारा का सारा प्रेशर किसके कारण आ गया और P नॉट ए। पहला केस तो हो गया। अब याद करो मैंने आपको एक और कंसेप्ट दिया था, इस पार्ट को जब सॉल्व करता था इसे फिर लिखे P इज इक्वल टू 120 माइनस 80, साथ में यहाँ पे XB ना लिखकर मैं 1 माइनस XA लिख दूं 1 माइनस XA लिख सकता था। XB नहीं, इस बार मैं किसको पिक्चर में ले आया XA। अब अगर मैं XA को 0 कर दूं, कर सकता था XA को यहाँ पे 0। तो अगर देखो इसको मैं यहाँ पर 0 कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी P की, तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो ये 40 आ जाएगा। अब तुम लोग बताओगे ये किससे मैच कर रहा है XB और P नॉट B। तो यहाँ पे XB की वैल्यू क्या होगी
यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर एक्स भी हमारे पास जो एक्स ए था, यहाँ पे मैंने इसको जीरो कर दिया, तो ये करके आ गया मेरे पास दैट भी एक्स बी, यहाँ पर मैक्सिमम एक्स बी की वैल्यू क्या 1 है, तो ये प्रेशर मेरे पास आ जाएगा ड्यू टू पी नॉट बी। मैं वही कह रहा था, ये मैंने आपको रास्ता दिया है, आपको जो मैथ्स का ना पता नहीं क्या क्या रास्ते से आंसर निकाल लोगे, ये जो मेरे दिमाग में लॉजिक आया, तुम लोग जैसे मर्जी करो। तो मुझे क्या था, इन्हें एक्स और एक्स बी को घुमाना है और कुछ नहीं किया। कहाँ पे? पहले ठहर, पहले ये बता, जो मैंने किया ये क्लियर हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स ए 1 - एक्स ए लिख दिया, तो अगर एक्स ए को जीरो कर दूँ तो ये बेसिकली करके 120 - 80 40 आ गया। ये सारा क्या है पी। अगर एक्स ए जीरो है तो मुझे पक्का है एक्स बी की वैल्यू क्या थी 1 है, तो यहाँ पे 1 और ये साथ में क्या आ गया पी नॉट बी, तो ये लॉजिकली हमारे आंसर्स आ गए। तुम्हारे पेपर में ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये जेई और नीट में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। क्लियर? वहाँ पे तुम्हें इनको थोड़ा सा हम लोग ऐसे ना अप्लाई कर देते। यही कह रहा था, या तो पेपर में डायरेक्ट ग्राफ्स आ जाएंगे, अगर ग्राफ नहीं आए तो ऐसे इन वैल्यूज को फाइंड करना आ जाता है। क्लियर? हाँ, अब बता तेरे दिमाग में क्या आ रहा है। नहीं, 120 को जीरो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं ये है क्या। मैंने सिर्फ एक्स बी की वैल्यू पुट की है यहाँ पे क्योंकि ये मेरे पास अननोन है, तो इसको मैंने मान लिया ये जीरो है। अगर ये जीरो, ये पार्ट चला गया, ये पार्ट चला गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया 120 आ गया, ये टोटल प्रेशर था। जब मैंने एक्स बी जीरो किया दैट मीन ये पार्ट तो मेरा बाहर हो गया, तो 120 बेसिकली मेरे पास इक्वल किसके आ रहा है 120, अगर लॉजिकली लिखूं पी ए और साथ पी नॉट ए और साथ में क्या आ रहा है एक्स ए। तो मुझे लॉजिक था, अगर एक्स बी जीरो है तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे पक्का क्या 1 है, इससे मेरे पास पी नॉट ए 120 आ गया। क्लियर? क्योंकि मेरे पास एक्स बी यहाँ पर क्या था जीरो है, तो ये पार्ट बाहर चला गया। अब मेरा पी क्या रह गया 120। 120 किसके इक्वलेंट है, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। अगर पी बी जीरो है तो मीन्स एक्स ए की वैल्यू पक्का क्या थी मैक्सिमम है, तो एक्स ए क्या 1 है, इसलिए यहाँ पर पी नॉट ए की वैल्यू आ गई। क्लियर? मुझे खुद ना ये न्यूमेरिकल कराने में बुक से तो कभी समझ ही नहीं आता क्या किया है। फिर मैंने धीरे धीरे ना एक दिन ये बैठा, एक दिन मैं इस इक्वेशन से इसको रिलेट करते जाओ तो मैं सारी चीज़ें फाइंड करनी आसान हो जाएंगी। ये था हमारा ग्राफ का कंसेप्ट, तुम्हारे ग्राफ नहीं आया, मैंने ग्राफ के कंसेप्ट पे क्वेश्चन ही डाल दिया। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ा कॉमन है, अब तो 2 3 बार मैंने पढ़ लिया पिछले 2 या 3 साल में। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आए हमारे कंपटीशन में। सीबीएसई ने नहीं पढ़ा, सीबीएसई में सीधे ये ग्राफ ड्रॉ करने आ रखे हैं, कंडीशंस आ गई, सब कुछ आया, पर ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पढ़ा मैंने। और जो कहता है ना खन्ना सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे सीबीएसई में भी ऐसा कोई क्वेश्चन डाल दे। क्लियर? इसलिए ना मैं आपको पढ़ाते हुए सारी चीजों को साथ लेकर ही चलेंगे। ये देख, यहाँ पे मैंने अब क्या किया, एक्स ए को क्या कर दिया जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। अगर ये जीरो किया तो ये 120 - 80 पी आ गया, ये आ गया। अब मैंने एक्स ए को क्या किया जीरो, यहाँ पे मैंने एक्स ए को जीरो कर दिया, ये पार्ट बाहर हो गया। तो जब मैं ये सारा का सारा जो प्रेशर आया पी इज इक्वल टू 40, ये किसके कारण आ गया एक्स बी और साथ में पी नॉट बी। अगर एक्स ए जीरो है तो एक्स बी पक्का क्या होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे एक्स बी क्या हो गया 1, तो पी नॉट बी की वैल्यू 40 आ गई। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? तो ये सारा ना बुक में ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था, बुक में पता नहीं क्या क्या लॉजिक्स लगा दिए, मुझे समझ ही नहीं आए। मैंने इसलिए इसको बस इक्वेशन से मैच करना शुरू कर दिया। मैच करो और क्या था, एक चीज को फाइंड करना है, दूसरे को जीरो कर दो, अपने आप हमारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, बस आपको ऐसे कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। और अब तुम लोग घर पे कोई भी अगर बुक ट्राई कर रहे हो ना, देखना कितने क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। मैंने ये किया, हो सकता है यहाँ पे प्लस दे रखा हो, बीच में प्लस दे के घुमा दिया हो। लॉजिक हमारा यही है कि एक चीज को जीरो कर दो, दूसरा क्या मैक्सिमम, अपने आप हमारी वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? हाँ जी, सबको, किसी को कोई डाउट? पक्का? हाँ जी ध्रुव, सार्थक। अब कृष्णा, आपको इसलिए नहीं अभी तक पूछ रहा था, यहाँ तक ये सारा टॉपिक लास्ट से रिलेटेड था। आज हमारा अब नया टॉपिक आ जाएगा, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो याद है लास्ट टाइम वेपर प्रेशर और लिक्विड सिचुएशन स्टार्ट किया था, मैंने पहला कंसेप्ट क्या दिया था, बोथ वोलेटाइल। अब मुझे ना उसका सेकंड कंसेप्ट लेना था रॉयल्स लॉ का, व्हेन सॉल्यूट इज, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर।
व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अब मैंने सॉल्यूट को ना नॉन वोलेटाइल लेना है, अगर नॉन वोलेटाइल लेना है दैट भी वेपर्स में नहीं जा रहा। पता है क्या, मेरी एक आदत है, हम लोग जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना पहले इसके लॉजिक्स क्लियर कर लो। तो मुझे ना घुमा फिरा कर आपके साथ ये एक फॉर्मूला लेकर आना है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। मैंने ना घुमा फिरा कर आपके पास एक ये फॉर्मूला लेकर आ जाना है पिक्चर में, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। मैंने घुमा फिरा कर ये रिलेशन ड्राइव करना है। क्लियर? किसी को तो क्लियर होगा। कहता था जब नॉट आ गया ये प्योर स्टेट रिप्रेजेंट करता है। अब देखो मुझे पेपर में लॉजिक कैसे याद रहता है, सॉल्यूट क्या दिया है, नॉन वोलेटाइल, तो तुम में से कोई तो मानेगा ये जो पी नॉट है ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो जा ही नहीं रहा वेपर में, तो भाई पक्का ये जो पी नॉट है दिस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ आवर सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। तो जो मैं पी एस लिख कर बैठा हूँ कोई तो मानेगा ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। अब बचा क्या, x2। अब ना मेरी सारी डेरिवेशन में तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक बार लेना है x1 और एक बार क्या लेना है x2। ये मैंने नहीं लेना, सारी बुक्स में जो आपकी स्टैंडर्ड की बुक्स है सब में 1 और 2 ले रखा है। तो यहाँ पे ना अगर 1 है तो दिस स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, दिस स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, और अगर 2 है तो दिस स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट। ये 2 हमेशा सोल्यूट के लिए है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग जाके प्रदीप में से पढ़ोगे, अगर मेरे सर में से फॉलो किया मॉडर्न एबीसी, उन्होंने ए बी दे रखा है, वो बार बार लिखते हैं ए स्टैंड फॉर सोल्यूट, बी स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, वो ऐसे करके देते हैं। बाकी सारी बुक्स में ना तुम्हें 1 2 मिलता है। तो 1 हम लोगों ने स्टैंडर्ड ले रखा है, 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड 2 स्टैंड फॉर सोल्यूट। तो ये मुझे ना थोड़ा मैचिंग में नहीं लग रहा, सोल्यूट ऊट आ रहा है उसमें 2, दोनों में ओ वर्ड आ रहा है, तो मैंने ऐसे लॉजिक सा बना रखा है, 2 स्टैंड फॉर सोल्यूट एंड 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। क्लियर? तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या ज़्यादा है और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डाउन आ गया। तो हमें इधर एक लॉजिक बोल सकता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस। इसलिए हमारी ना जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो हमारा रॉयस लॉ के बेस पे ही है। तो यहाँ पे एक मुझे लॉजिक क्लियर हो रहा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या ज़्यादा और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कम है, तो देयर वाज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सीबीएसई का सबसे कॉमन रीजनिंग आता है। क्लियर? व्हाई व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देयर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टेक्स प्लेस, गिव सुटेबल रीजन। कि जब भी हम लोगों ने सॉल्यूट जो है लिया नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट क्या वोलेटाइल है, तो देयर इज ऑलवेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तुम्हारे सीबीएसई में ना इसका रीजन आ जाता है। कंपटीशन तक इसके न्यूमेरिकल्स पता नहीं कितनी बार इस फॉर्मूले के आए हैं, या फिर सीबीएसई में सिंपल सा ये आपको रिलेशन डेराइव करना आ जाता है, डेराइव दिस रिलेशन, इसकी डेरिवेशन आ जाती है सिंपल सी, ये इसके कंसेप्ट से। क्लियर? अब देखो पहला मैंने क्या बोला है, देख के लग रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वॉज डिक्रीजिंग, इसका लॉजिक करें क्यों डिक्रीज कर रहा था। तो कभी ना अगर आपने मम्मी पापा के लिए चाय बनाई हो, क्लियर, क्योंकि पता है तुम्हारी साइड में जब मुझे कहते थे ना, हमें तो लगता था पता नहीं पहाड़ तोड़ने का काम दे दिया, चाय मैं बना कर लाऊं तुम लोग दो बनाकर, हम लोग क्यों बनाए। पर कभी अगर चाय बनाओ तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी बॉईल किया, है ना, पानी बॉईल किया, फिर उसमें क्या करते हो थोड़ी शुगर ऐड करते हो। तो आज घर जाके करके देखना, पानी पहले बॉईल किया फिर थोड़ी सी उसमें शुगर ऐड की, तो देखना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बॉइलिंग ऑफ वाटर स्टॉप्स। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए बॉइलिंग रुक जाएगी। आफ्टर सम टाइम अगेन सॉल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग। क्लियर? इसमें कंसेप्ट क्या था, पहले देखो वाटर वेपर बड़े अच्छे एयर में जा रहे थे, है ना, सारे वेपर्स ऊपर जा रहे थे, पर जब मैंने अब शुगर ऐड कर दी तो क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि दे विल हैव टू टेक लॉन्गर पार्ट टू मूव इनटू सॉल्यूशन। पहले तो सारे वेपर बड़े अच्छे जा रहे थे, अब मैंने क्या किया, ऊपर से शुगर ऐड कर दी, तो शुगर का पार्टिकल आ गया, अब ये वेपर ऊपर नहीं जा रहे, उनको हिंड्रेंस नहीं मिल गई पाथ में, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो इट विल टेक लॉन्गर पार्ट टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, दिस लीड्स टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, कि पहले बड़े अच्छे मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे, पर अब जैसे ही ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल आया इसने इसको ऊपर जाने नहीं दिया, इसको रास्ता चेंज करना पड़ गया।
एक स्टूडेंट तो मान लेता है मेरा एग्जांपल बड़ी जल्दी, ये कहता खन्ना सर ये क्या कंसेप्ट है, इधर से जाना इधर से जाना, फर्क क्या, जाना तो बाहर ही था। क्लियर। सिंपल सा एग्जांपल क्या था, मुझे ना जाना था ISBT 43। क्लियर। सुबह सपोज मुझे 5 बजे जाना था, सुबह 5 बजे। तो तुम बच्चों की तो चलो गाड़ी चलाने की स्पीड बढ़ी है, मैं बड़ी स्लो चलाता था। तो 5 बजे जाना, मैं घर से 4 बजे तो निकलूँ, पहुंच जाऊंगा 5 बजे, 5 o'clock पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में। अब मुझे ना शाम के टाइम जाना था 6 बजे, 7 बजे। और अगर अब मैं 6 बजे निकला घर से, 7 बजे जाना ISBT, घंटे में पहुंचा जाएगा। क्यों, अब क्या हो गया, सड़क तो वही थी, रास्ता तो वही था। सुबह के टाइम क्या हुआ, 4-5 बजे रश नहीं था, तभी मेरी गाड़ी चलाने की स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी, मेरी कोई हिंड्रेंस नहीं थी। पर जब मैं शाम को गया 6-7 बजे, रास्ता वही था, पर अब क्या आ गई, बीच में गाड़ियाँ आ गई, तो मुझे गाड़ी आ गई तो मुझे जिगजैग पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी एस्केपिंग टेंडेंसी या मेरी गाड़ी की मूवमेंट क्या होगी, स्लो डाउन होगी। यही वेपर प्रेशर का कंसेप्ट था, कि पहले बड़े अच्छे वेपर क्या ऊपर जा रहे थे, पर जैसे ही मैंने शुगर को ऐड किया तो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम। इट विल टेक लॉन्गर पार्ट टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हर बार वेपर प्रेशर डाउन नहीं आएगा। क्लियर। अभी भी अगर किसी को डाउट है करना सर अभी भी नहीं समझ आया, देखो मनसा देवी हम लोग, चलो आप मैं तो जाता था जब मनसा देवी गए, अभी आजकल जाऊं तो बड़ा अच्छा चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। पर जब हम लोग जाते हैं रिलीजियस डेज में, जब नवरात्रे या फिर देखा, फिर हम लोग सीधा नहीं जा सकते, उन्होंने रास्ता नहीं बना रखा टेढ़ा मेढ़ा सा, टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। उससे क्या होता है, बस क्या होता है, डिस्टेंस यही है, पर जब हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो क्या हुआ, ज़्यादा पर्सन बीच में आ गए, मुझे ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे जाके मंदिर तक प्रॉपर जाने में। यही यहाँ पे था, बस क्या था, पहले मॉलिक्यूल बड़े अच्छे जा रहे थे लिक्विड से गैशियस में, पर जैसे मैंने शुगर ऐड की अब उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम। अगर कम होगी, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो P0 - PS था, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये लोअरिंग का कंसेप्ट था। अब बताओ सबको क्लियर हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? लिखवा दूं इसका रीजन, व्हाई देयर इज ऑलवेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंस, अब हाँ ये अभी करेंगे, पूरा फॉर्मूला ड्राइव करना है। सिंस why lowering of vapor pressure of solution takes place when solute is non-volatile. Why lowering of vapor pressure of solution takes place. Why lowering of vapor pressure of solution takes place when solute is non-volatile in nature. When solute is non-volatile in nature. क्लियर। अब इसका रीजन सिंपल सा वर्डिंग आ गया, देखा तुम लोग खुद अपनी वर्डिंग बना सकते थे, और मुझे वर्डिंग क्या ढूंढनी है वहाँ पे, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस ड्यू टू सॉल्यूट बीइंग नॉन वोलेटाइल। तो लिख लो, सिंस प्रेजेंस ऑफ non volatile solute, since presence of non volatile solute in solution decreases the escaping tendency of solvent molecules, decreases the escaping tendency of solvent molecules into vapor phase, escaping tendency into vapor phase, escaping tendency of solvent molecules into vapor phase, and this consequently decreases the vapor pressure of solvent. This ultimately या consequently decreases vapor pressure of solvent in solution. Vapor pressure of solvent in solution. हाँ जी, अब बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? क्लियर। पता क्या, हमारे केमिस्ट्री में इतनी डेरिवेशन नहीं है, तुम्हारे फिजिक्स में काफ़ी है। तो पता क्या, ये डेरिवेशन कई साल पहले तो मैं कराता था,
पीछे 3-4 साल रोक दिया था क्योंकि कभी आई नहीं पेपर में। अब तुम्हारे ना फिजिक्स में डेरिवेशंस आ रही है, तो मुझे लगता है फिजिक्स में आगे कहीं केमिस्ट्री में भी ना आ जाए, तो इसकी ना डेरिवेशन 2-3 लाइनों की सारी है, बस उसमें एक कंसेप्ट यूज होता है। कंसेप्ट पता क्या होता है यूज? मुझे यहाँ पे ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को रिप्लेस किससे करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो उसका लॉजिक बनाया क्या था? इसको ना सारे टॉपिक को रिलेशन को ड्राइव करने के लिए मैंने एक लॉजिक सा ले रखा है। ये मैंने कंटेनर लिया, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर ये लिड लगा दिया, इसमें मैंने सॉल्यूशन कंसीडर कर रखा था। सपोज मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लिए थे, एक कंपोनेंट ये आ गया, क्लियर, और एक मैंने यहाँ पर अब ये ले लिए, क्लियर, ये ले लिए। पता क्या, इस फिगर के बेस पे ना आपको ये बस टॉपिक समझना आसान हो जाएगा, इसलिए बस कर रहा था। यहाँ पे इसको मैंने मान लिया सॉल्वेंट है, तो देखो मैंने इन पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या मान लिया, दीज आर आवर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। और इनको मैंने दूसरे वाले पार्टिकल्स को, इनको मान लिया ये मेरे पास क्या थे, सॉल्यूट है, क्लियर। अब देखो जब मैंने लिया बोथ आर वोलेटाइल, जब मैंने बोथ वोलेटाइल लिया तो मैंने क्या किया, दोनों वेपर्स में जाएंगे, ये भी वेपर में चले गए, और साथ में क्या हुआ, ये जो सॉल्वेंट था ये भी वेपर्स में चला गया, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इस बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे। पर हम लोगों ने हेडिंग क्या ले रखा है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या लिया यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल। अगर मेरा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो हमें इस बार मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो ऊपर गए नहीं, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। अब ये वेपर किसके है, सॉल्वेंट के। तो जब मैं यहाँ पर मैं क्या लिख सकता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ये टर्म लिख सकता था आपके, नहीं बताओ पहले तो, लिख सकता था अब ये फॉर्म के नहीं? तुम्हें ना बुक में से ये लाइन समझ नहीं आती कहाँ से आई है, इसलिए मैंने ये फिगर बनाने स्टार्ट किए। क्या था, जब मैंने यहाँ पे दोनों को वोलेटाइल लिया था तो क्या था, रेड कलर भी ऊपर चला गया, तो अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कंसेप्ट आ गया। पर अब मैंने हेडिंग क्या दिया, हमारे पास सॉल्यूट क्या नॉन वोलेटाइल है। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है यानी अब वो वेपर्स में नहीं गया, अब वो ऊपर वेपर सिर्फ किसकी है, सॉल्वेंट की है। तो चाहे मैं बोल दूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, या मैं बोल दूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वन एंड सेम थिंग होगी। बस मुझे यहाँ पर ये आपको ना डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा कंसेप्ट देना था कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन को रिप्लेस किससे कर देना है, बाय वेपर प्रेशर ऑफ आवर प्योर सॉल्वेंट। ये लॉजिक क्लियर हुआ सबको? कौन सा? ना इसको अभी मैंने रिलेशन ड्राइव करना है, यहाँ पे अभी करेंगे। जो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है, ये पीएस है बेसिकली, ये पीएस है। अभी मैंने नहीं किया, अभी इसको ड्राइव करने से रिलेशन, अभी मैंने सिर्फ इसको एक इक्वेशन में अप्लाई करना है, इस कंसेप्ट को एक इक्वेशन में अप्लाई करना है। कैसे करना है, मैंने यहाँ पे ना आपके साथ लिया फॉर प्योर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो मानते हो अगर मैं इसको लिखता फॉर आवर, ये कंसेप्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, और इधर मैंने क्या लिख दिया, पी नॉट ए। अगर इसे मैं सॉल्वेंट के बेस पे लिख रहा था, इसे सॉल्वेंट के बेस पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, चल इसलिए मैं तेरी वर्डिंग ही यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें डाउट ही ना आए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पर आ गया ये, क्लियर। तो यहाँ पे ये मेरा कंसेप्ट आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब ना मैं ये सारा कंसेप्ट लिख रहा था सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, आगे क्या लिखूं, एक्स ए क्या थी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये पी नॉट ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
इन प्योर फॉर्म, लिख सकता था ये भी। तभी मैंने रॉयल्स लॉ को इसके बेस पे लिख दिया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, यहाँ पे आ गया मोल फ्रैक्शन, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। अब देखो मैंने आपको ऊपर हेडिंग दे रखा है, ये पीएस मान सकता था। आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, याद है मैंने अभी रिप्लेस किससे की है, सॉल्वेंट का 2 के साथ रिप्लेस किया, ऑफ सॉरी सॉल्वेंट 1 के साथ, तो ये 1 मेरे पास सॉल्वेंट आ गया, और साथ में मेरे पास क्या है, इनटू पी नॉट है, तो यहाँ पर यहाँ तक का कंसेप्ट आ गया। तुम्हें ना ये रिलेशन ड्राइव करना मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने आपको पहले लॉजिक दिया। ऊपर अब सिर्फ क्या गया था, सॉल्वेंट गया, सोल्यूशन गया ही नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन कैन बी रिप्लेस बाय वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, इससे रिप्लेस कर सकता था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास घुमा फिरा कर, x1 इंटू पी नॉट। ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये आ गया मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ आवर सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, ये रिलेशन आ गया। अब तुम में से कोई तो मानेगा, इस एक्सप्रेशन को मैं और क्या लिख सकता था, पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x1 भी लिख सकता था, लिख सकता था। अगर ये लिख सकता था, कोई तो मानेगा यहाँ पर n1 बाई n1 प्लस n2 भी लिख सकता था। तो दिस इम्प्लाइज, मेरे पास यहाँ पर घुमा फिरा कर, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर पी एस, यहाँ पर मेरे पास क्या पी नॉट, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, x1 आ गया, सॉरी x1 ना लिखकर अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2 आ गया। अब तुम्हारी बुक्स में ना मुझे घुमा फिरा कर क्या था, ये रिलेशन लेकर आना था पिक्चर में, ये जो रिलेशन लिखकर बैठा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बाई एक्स टू, ये लेकर आना था किसी तरीके घुमा फिरा कर। तो तुम लोग मुझे मैथ्स में कहोगे खन्ना सर ऐसे भी याद आएगा, पर मुझे ना बुक का कंसेप्ट याद था, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स। मैंने यहाँ पे दोनों साइड से वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वन माइनस पी एस बाई पी नॉट लिख सकता था। यहाँ पर भी क्या लिख दूँ, वन माइनस एन वन बाई एन वन प्लस एन टू लिख दूँ, लिख सकता था ये भी। क्लियर। अब तुम लोग बताओ क्या आ गया, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है ये लिखकर क्या आएगा। आ जाएगा यहाँ पर, ये दूसरी साइड देखो ये ऊपर चला गया, n1 और n1 कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2। अब यहाँ करो n2 बाई n1 प्लस n2, बेसिकली क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर सोल्यूट, तो इसको मैं और क्या लिख सकता था, x2। तो मेरे पास घुमा फिरा कर रिलेशन क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। तुम्हारे ना फिजिक्स में बड़ी डेरिवेशंस आती हैं, हमारे केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम से नहीं आई, तो फिजिक्स में 4-5 साल हो गए डेरिवेशंस आते हैं। मुझे हर बार रहता है शायद तुम्हारे केमिस्ट्री में भी थोड़ी सी डेरिवेशन के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाए, तो ये ऐसे सीबीएसई में डेराइव करना आ सकता है रिलेशन। फाइंड व्हाई देयर वाज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन। और ये लास्ट ईयर ना एक स्कूल में आया भी था, ये स्कूल का नाम अगर ये है मनी बाजरा में है स्कूल, उन्होंने ये डेरिवेशन डाल दी। उसके बाद मैंने कहा भाई अब कर ही लिया करो, क्या पता तुम्हारे सीबीएसई में ना आ जाए। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन आता है, बस इसमें डाउट क्या आएगा तुम सारे स्टूडेंट को कि खन्ना सर ये क्या किया है, तुम सबको डाउट इस एक्सप्रेशन में आता है, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया था। मैं इसका लॉजिक था, पी एच टू एक्सटेंड टू पी नॉट कर रखा है, मैंने इसे लिखा फॉर प्योर सॉल्वेंट। तो अब अगर इसे प्योर सॉल्वेंट के लिखा है, ये क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। एक्स से क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर सॉल्वेंट। पी नॉट ए क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। मैंने आपको ये लॉजिक दे दिया, सॉल्वेंट इन सोल्यूशन लिखो या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिखे, वन एंड सेम। क्यों, यहाँ पे सॉल्यूट तो वेपर में गया ही नहीं, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है पी एस। मोल फ्रैक्शन पहले मैंने कहा था, वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड टू स्टैंड फॉर सॉल्यूट, तो यहाँ पे ये आ गया पी नॉट। आगे तो सिंपल मैथ्स का कंसेप्ट लगाया और कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स अप्लाई किया। तो याद है मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या कराया था, दैट दिस रिलेशन होल्ड गुड फॉर आइडियल केस, या क्या था, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। मैंने अभी सारे रिलेशन के लिए नहीं किया, आज पहली डेरिवेशन थी इसलिए सिंपल कराया। वी ड्राइव दिस एक्सप्रेशन फॉर आइडियल केस या व्हेन सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी डाइल्यूट, देन दिस फार्मूला विल होल्ड गुड फॉर आवर न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में यूज आ जाएगा न्यूमेरिकल का। तो देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, पी नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। पी एस क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और एक्स टू क्या हो गया मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। ये आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन।
अब बताओ पूरा फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? हाँ जी तानिश, अब तो डाउट खत्म। हाँ जी तेजस, लास्ट अधर, सबको क्लियर है? सार्थक, ये नहीं कि सिर्फ इनसे कहीं वाने गया करने था, मुझसे नहीं, क्लियर हुआ सबको? अवान, पक्का सबको? किसी को कोई डाउट है बता दो, मैं तो सारी डेरिवेशन रिपीट कर दूंगा, पर तुम्हें घुमा फिरा कर ये रिलेशन लेकर आना था। और मेरी ना एक आदत रहेगी, आगे कुछ काइनेटिक्स में भी डेरिवेशंस आएंगी, तो मुझे ना डेरिवेशन आती नहीं, मैं पता क्या करता हूँ, जो चीज़ ड्राइव करनी है उसे लिख लो, उसे लिख लो, बस घुमा फिरा कर तुम्हें कोई वर्डिंग्स ऐसे घुमानी है कि ये आ जाए। तुम्हें ना बड़े जो मुझे, जब मैं ये ड्राइव करता हूँ, वो मुझे क्या कहता है, खन्ना सर हमारे स्कूल में कराया था, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, वन माइनस कर दो, तब भी घूम फिर के सेम आंसर आएगा। तो हर सारी बुक्स में तुम्हें अलग अलग रूल दिया है। मैंने जिस बुक से किया उन्होंने किया था सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से वन वन सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी हमारा सेम रिलेशन आ गया। पहले ये लिख लो, फिर आज बाकी का लेक्चर ना इनके न्यूमेरिकल्स पे जाएगा, इनके न्यूमेरिकल्स पेपर में कैसे आएंगे। ये डायग्राम कभी नहीं आया, ये जो मैंने आपको बना कर दिया ना, ये डायग्राम कभी नहीं आया, ये सिर्फ समझाने के लिए था, और इसलिए बोर्ड का भी यही फायदा है, तो दो कलर से अलग अलग दूर से क्लियर हो गया, हाँ भी ये कंसेप्ट ऐसे ही है। करूँ ऊपर, अगर यहाँ तक नोट कर लिया, और अगर ये नहीं कुछ पढ़ा जा रहा मुझसे पूछ लेना। ऊपर ये देख, यहाँ पर क्या था, ये N2 बाई N1 प्लस N2 आ गया, हमने मोल फ्रैक्शन की थी। मोल फ्रैक्शन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो मेरे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट था। किया मुझसे मोलारिटी, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन, तो देख मोल फ्रैक्शन को मैंने वहाँ पे ऐसे किया था, ए कंपोनेंट है और बी है, एक्स से फाइंड करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वहाँ पे। ठीक, तो वहाँ से ये आ गया x2 का एक्सप्रेशन। क्लियर? पूछ ले अभी भी नहीं है तो, क्योंकि देख N2 बाई N1 प्लस N2 है। हाँ यहाँ पे ये किया ना, देख इसको अगर सॉल्व, हाँ ऊपर तो ये लिखा था, मैंने वन माइनस कर दिया। अच्छा यहाँ पे x1 लिखा था मैंने, उसको मैंने x2 के बेस पे रिप्लेस कर दिया। इधर देख क्या था, N1 बाई N1 प्लस N2 था, पर इधर क्या आ गया, N2 बाई आ गया, मीन मैंने उसको x2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, ऐसे जिसके डाउट आए ना मुझे वही रोक दो। ठीक, अब बताओ सबने कर लिया ड्राइव? अब करें इसके भी न्यूमेरिकल स्टार्ट फिर, सबने कर लिया नोट? हाँ जी कृष्णा, ये तो समझ आ गया ना, वो बीच वाला नहीं आया होगा न्यूमेरिकल, वो कर लेंगे हम लोग। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? अब देखो मुझे ना इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे वो आते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन, पुराने पेपर उठाओगे ना, ये केस स्टडी का क्वेश्चन आ रखा है यही वाला। देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके साथ यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, x2। ये तो सबको क्लियर है। पी नॉट क्या था, वेपर, लिखूं मैं क्या क्लियर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। पी एस क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर सोल्यूट, सॉल्यूट। टू स्टैंड फॉर सॉल्यूट एंड वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। ये आपके ना प्रदीप में उन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया, मेरे सर ने ए बी से कर रखा है, तो उन्होंने ए को सॉल्यूट, बी को सॉल्वेंट, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। बाकी सारी बुक्स में 1 2 का कंसेप्ट है, जो बुक उठाओगे स्टैंडर्ड की सब में है, वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड टू स्टैंड फॉर आवर सॉल्यूट, टू सॉल्यूट के लिए। अब देखो देखने में फॉर्मूला तो कितना सिंपल है, इससे मैं तीन चीजें फाइंड कर सकता था, इससे तीन चीजें फाइंड कर सकता था। एक मैंने आपको पहला कहा फाइंड लोअरिंग इन, फर्स्ट मैंने आपको कहा फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोई तो मानेगा, मैंने बेसिकली आपको पी नॉट माइनस पी एस पूछ लिया है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर पूछूं तो पी नॉट माइनस पी एस पूछ लिया। अब तुम लोग बताओ, फिजिक्स में पक्का किया होगा रिलेटिव डेंसिटी, क्या था मैं तो भूल गया, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव क्या था, विद रिस्पेक्ट टू, तभी ऊपर तुम लोग क्या लिखते थे, जिसकी आपने डेंसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर की ज़्यादा वैल्यू क्या होती थी 1, इसलिए हमने रिलेटिव ले लिया वाटर को, ताकि जो आंसर आएगा सारी रिलेटिव डेंसिटी आ गई।
तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो वेपर प्रेशर लिख रखा है नीचे, क्लियर। तो ये बोल नहीं सकता रिलेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिव वेपर प्रेशर नहीं बोल सकता। पी नॉट माइनस पी एस क्या था, वेपर प्रेशर, और पी नॉट क्या था, वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। तो यहाँ पे बोल सकता था रिलेटिव, फाइंड रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर रिलेटिव वेपर प्रेशर है वो क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट आ गया, क्लियर। या एक स्टूडेंट ने और बोल दिया रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग क्या था, जो वेपर प्रेशर डाउन गया विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। तो अभी दोनों में मेरा यही कंसेप्ट आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। अब तुम लोग बताओ, थर्ड चीज मैंने और पूछी, फर्स्ट ये पूछ लिया, सेकंड ये, थर्ड मैंने अब आपसे पूछा यहाँ पे फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड मैंने आपको इसी न्यूमेरिकल का पूछ लिया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर क्या करूं, 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस, क्यों, क्योंकि ये x2 मोल फ्रैक्शन किसकी थी, सॉल्यूट की। तो तुम लोग जब पेपर में आएगा ना यही लिख कर आ जाओगे, खन्ना कर तो रखा था x2, पर ये x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मैंने पूछा सॉल्वेंट, तो अगर सॉल्वेंट है तो 1 माइनस x2 हो जाएगा। तुम्हारे ना केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं क्या करूंगा, पूरा ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा फॉर्मूला, क्लियर। और वहां पे तुम्हें एक एक नंबर की ये चीजें पूछ लूंगा। फर्स्ट, फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर लोअरिंग है तो वो मेरे पास क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस। जब मैंने पूछा फाइंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव क्या था, विद रिस्पेक्ट टू है, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग तो ये था, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसका था, प्योर। तो पी नॉट माइनस एस बाई पी नॉट बेसिकली मैंने पूछ लिया। थर्ड मैं पूछूंगा फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं तुम्हारी से में होता, मैं x2 लिख के आता था, कहना सर आपने कराया तो था ये सॉल्यूट की है, और मैंने किसके पूछा, सॉल्वेंट। तो तीन चीजें आ गई एक सिंपल फॉर्मूले में पूछने के लिए, आ गई तीन चीजें, करिए अब इस बेस पे क्वेश्चन। इसलिए मेरी आदत है तुम्हें पहले ना चीजें क्लियर कर दो कैसे है। और देखो, अगर तुम्हें ये वेपर प्रेशर का डाउट आएगा पढ़ के, है ना, मानते हो पी नॉट हमेशा ज्यादा है, अगर तुम्हारा आंसर माइनस में आ गया, है ना, आंसर माइनस में कभी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी माइनस में तो आएगी नहीं। फिर तुम लोगों ने वेपर प्रेशर ही गलत लिया और कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हम लोगों ने वेपर प्रेशर वहाँ पे गलत लिया है। अब तुम्हें ना न्यूमेरिकल में पढ़कर क्लियर करना है। मैंने आपको पी नॉट दिया, मैंने आपको पी नॉट माइनस पी एस दिया, पी एस दिया या रिलेटिव दिया, वो तुम्हें क्वेश्चन पढ़कर क्लियर होगा कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको सारी टर्म्स लिखवा दी। अगर पी नॉट माइनस पी एस है तो दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब मैं ये पार्ट लिख रहा हूँ तो ये क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब मैं इसको कंसेप्ट लिख रहा हूँ तो ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, पर यहाँ पे x2 का माइनस का कंसेप्ट लिया है। क्लियर हुआ सबको फॉर्मूला। अब मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ने का अब भी लॉजिक मिल रहा है। पहले मैंने रॉल्स लॉ कराया था दोनों को वोलेटाइल लेकर, फिर मैंने उसके न्यूमेरिकल्स कर लिया। बुक में तो तुम्हारे क्या था, पहले ये सारे कंसेप्ट दे रखे थे, न्यूमेरिकल्स इकट्ठे दिए, मैंने इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लिया कि एक एक करके करें। फिर मैंने सेकंड आज स्टार्ट किया, सॉल्यूट को क्या ले लिया यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल, तो दैट लीड्स टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिल गया न्यूमेरिकल्स के लिए। करें एक न्यूमेरिकल इसका, ये दोनों लिख सकते हो, रिलेटिव वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर। अब लिखो एक फर्स्ट न्यूमेरिकल, चलो अब लिखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin, at 293 Kelvin is 17.51 mm, 17.51 mm। नेक्स्ट लाइन में दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, lowering of vapor pressure of sugar solution is, lowering of vapor pressure of sugar solution is 0.0
0.0614 mm, 0 पॉइंट ये मैंने लिख दिया 0.0614 mm। कैलकुलेट। अब मैंने आपको यहाँ पर तीन चीज़ें पूछ ली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर तीन चीज़ें पूछ ली, फर्स्ट रिलेटिव lowering, first relative lowering of vapor pressure, सेकंड पूछ लिया। अब तुम लोग बताओ इसे क्या बोल दूं, पीएस पूछना था, क्या बोल दूं, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। थर्ड मैंने आपको यहाँ पर कहना था, मुझे चाहिए यहाँ पर मुझे चाहिए x1, तो क्या बोलूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी बोलूं, 2 स्टैंड फॉर सोल्यूट, 1 स्टैंड क्या था, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे साथ में मैंने क्या पूछ लिया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्लियर। मैंने अब यहाँ पर आपसे तीन चीजें पूछ ली, तुम लोग बताओगे। मुझे फॉर्मूला क्लियर था, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय क्या था, पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, x2। क्लियर। अब तुम लोग पहले मुझे बताओ मैंने पूछा क्या क्या इस फॉर्मूले में से। जब मैंने ये फाइंड करना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो बेसिकली मैंने आपको ये पार्ट पूछ लिया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये पूछ लिया। सेकंड कहा फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने पी एस सिर्फ पूछ लिया। थर्ड मैंने आपको क्या कहा, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एक तो कहता खन्ना सर ये आ गया, ये किसकी थी मोल फ्रैक्शन, ये तो शुगर की है। मैंने किसका पूछा, वाटर का, तो वो 1 माइनस करके आएगा, तीनों चीजें आ गई। अब देखो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं था ये। तुम लोग बताओ मैंने आपको ये प्रेशर कौन सा दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये कौन सा प्रेशर दिया। नहीं मैंने इसमें से कौन सी चीज दे दी आपको, है ना, गुड, दे दिया पी नॉट। मैंने क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज क्या दिया, 17.5। तो हमें यहाँ पर मैंने आपको पी नॉट तो दे दिया, कितना दे दिया, 17.51। क्लियर। अब अदर आप बता दो, ये मैंने कौन सा प्रेशर दिया, दूसरा क्वेश्चन पढ़, क्या दिया, एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज, तो दैट मीन मैंने यहाँ पर आपको पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.0614 दे दिया। हाँ जी दे दिया ये। क्लियर। मेरे से कुछ समझ आ रहा है न्यूमेरिकल कैसे कर रहा था, ये दो चीजें दे दी। हाँ जी अंगद। अब मुझे फाइंड करा दो, जब मैंने पूछा क्या क्या, मेरा तो हाल बुरा है पढ़ाई में। क्या पूछा पहला, रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग क्या थी मेरे पास, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 0.0614 डिवाइडेड बाय 17.51 आ गया फर्स्ट केस। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 0.00351। अब जो कईयों को डाउट आता है, तानिश या ये देख, ये मोल फ्रैक्शन काफी बड़ी आई है छोटी, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर आइडियल केस, या क्या था, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों, ये जो मोल फ्रैक्शन लिया ना लिया एक बराबर था। क्लियर। दैट्स व्हाई दिस लॉ होल्डिंग गुड फॉर आइडियल केस, या किसके लिए था, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ ये पार्ट, क्लियर। हाँ जी, किसमें, कौन सा, जो उस वाले दूसरे न्यूमेरिकल्स में, किसमें, पर उसमें पहले मैंने गैसेज ही कौन सी ली थी, हेप्टेन और ऑक्टेन, वो तो पहले ही आइडियल केस है, उनमें ना अट्रैक्टिव फोर्सेस थे ना रिपल्सिव। ठीक। अब फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट क्या पूछा है, कैसे करूं, मुझे तो नहीं आ रहा। आपको पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.614। तो यहाँ पर जो पी एस है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, पी नॉट माइनस 0.0614 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा ये। अगर ये आ गया, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 17.4468 आ जाएगा सॉल्व करके।
आ जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि मैंने आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 17.51। दो पार्ट तो आ गए। अब तेजस मुझे थर्ड पार्ट नहीं आ रहा, क्या करूं? किसकी निकालनी है मोल फ्रैक्शन? वाटर की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अब आलसी बड़ा था, वाटर लिख दूं? एक निगाह करना था, ये आ गई, ये है मोल फ्रैक्शन। याद है, ये तो x2 है। मुझे क्या x1 का पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.00351। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.99। अब बताओ कुछ समझ आया न्यूमेरिकल कैसे था? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ कैसे किया न्यूमेरिकल? कुछ नहीं था, बस तुम्हें ना एक बार फॉर्मूले का ब्रेकेज क्लियर हो जाए कि ब्रेकेज कैसे है। एक बार ब्रेकेज समझ आ गया, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने बड़े आसान है। बस वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? कर लो पहले नोट। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? ये तुम्हारा ना केस स्टडी में भी आ रखा है। उन्होंने पता क्या, मेरे से जब केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस स्टडी में ना बस ध्यान दे लो, तुम्हें कोई वर्ड हाइपोथेटिकल ना लिखा हो, फिर चाहे तुम लोग केस स्टडी ना भी पढ़ो, तुम्हें अगर लॉजिक्स क्लियर है, सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। पता क्या, केस स्टडी को अगर पूरा पढ़ने बैठ गए वो तो पेपर में टाइम खराब होगा। लास्ट ईयर याद है कितने क्वेश्चन करते थे, तो मैं आपको कहता था उसमें वर्डिंग देख लो, हाइपोथेटिकल कहीं ना लिखा हो, तर मैं कोई नया कंसेप्ट ऐड कर दूँ। नहीं तो जनरल से कंसेप्ट देते, तुम्हें बस क्वेश्चंस को अप्लाई करना आना चाहिए। तो केस स्टडी पढ़ के एक एक लाइन समझने बैठ गए फिर तो फायदा नहीं है, फिर तो फंस जाएंगे। और 4 नंबर की सारी आती है, 3 क्वेश्चन आने या 4 क्वेश्चन आने, एक एक नंबर, ये सारे एक एक नंबर में पार्ट्स आ रखे हैं उसमें। क्लियर? एक और क्वेश्चन करें। अभी तक देखो टेम्परेचर का कहीं रोल नहीं आया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल से ना अब टेम्परेचर का रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था ना, ये मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव में थोड़े से और न्यूमेरिकल लेने हैं। अभी सिर्फ ले रहा था एक स्टार्टिंग स्टेज के लिए कि मैंने सोल्यूशन को क्या मान रखा है आइडियल, उस बेस पे कर रहे थे। करें एक और न्यूमेरिकल, एक लिखो नेक्स्ट। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, वेपर प्रेशर ऑफ, अब ना इस क्वेश्चन ऑनवर्ड गौरिका, अब आपको स्टेटमेंट पढ़कर इनमें डाउट्स आने शुरू होंगे कि ये मैंने कौन से प्रेशर दिए आपको या क्या दिया हुआ है। तो 5 वेपर प्रेशर ऑफ 5%, मुझसे पूछ ले। ये देख इसकी वैल्यू आ गई 17.4468। अच्छा 86, और ये ना बुक में शायद गलत दे रखा था, ये कर लेना आप 86। तो बस मुझे तो आपको ये आंसर बताना था, इस लॉजिक पे आ जाएंगे। ठीक, चलो एक लिखो नेक्स्ट। वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution, vapor pressure of 5% aqueous solution of non-volatile organic substance, of non-volatile organic substance at 373 Kelvin, at 373 Kelvin is, at 373 Kelvin is 745 mm, is 745 mm. Calculate, calculate molar mass of solute. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो भाई यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड करना है। क्लियर? तो देखो मेरे साथ ना जो फॉर्मूला यूज में था, वो फॉर्मूला यूज में क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। क्लियर? अब याद करो यही फॉर्मूला लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोल्यूट क्या दिया आपको, नॉन वोलेटाइल। तो भी पक्का है पहला फार्मूला तो यूज में नहीं आएगा, फार्मूला ये यूज में आएगा,
मुझे इसका मोलर मास फाइंड करना है और हमें ना टिप दे रखा है। ये सोल्यूशन क्या लिया था 5%। अगर मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक करूं तो यहाँ पे N2/N1 प्लस N2 लिख सकता था। मुझे मोलर मास फाइंड करना है। तुम्हारी बुक में ना यहाँ पे सीधा फॉर्मूला दे दिया उन्होंने मोलर मास फाइंड करने का। क्लियर। अगर मैं वो फॉर्मूला लिखने बैठ गया मोलर मास का, मुझे तो वो फॉर्मूला आता ही नहीं। लॉजिकली लिखे उस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता था। 5% तक ना हमें अलाउ कर रखा है सबने कि वी कैन नेग्लेक्ट आवर N2। मैं नीचे N2 को नेग्लेक्ट कर सकता था क्योंकि 5% का मीनिंग क्या था, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी वेरी लेस। अगर ये लेस है तो इसका फॉर्मूला यहाँ तक तो ब्रेक कर सकता था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर N2 और नीचे क्या कर सकता था N1। मैंने N2 को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? इसकी वैल्यू क्या थी, वेरी वेरी स्मॉल। इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर नेग्लेक्ट किया तो मुझे एक बार फिर रिवाइज करा दो, N2 क्या था मोल्स, सोल्यूट के या सॉल्वेंट? गुड, 2 सोल्यूट और 1 क्या था, सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले को अगर मैं ब्रेक करूं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 को ब्रेक करूं तो W2 बाई M2 आ गया। N1 को ब्रेक करूं तो W1 इधर, तो इसका M1 घुमाकर ऊपर लिख सकता था, ऐसे। अब मैंने आपको पूछा क्या, फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो बेसिकली मैंने आपको M2 पूछ लिया। तो मैं क्या करूं, M2 को इधर लिख दें, तो इधर मेरे पास क्या रह गया W2, साथ में क्या रह गया M1 और साथ में क्या रह गया W1, और इधर मेरे पास साथ में क्या आ गया, ऊपर आ गया P नॉट और नीचे मेरे पास क्या आ गया P नॉट माइनस पी एस आ जाएगा। इससे सार्थक तुम्हारी बुक में ना ये फॉर्मूला दे रखा है फाइंड करने का मोलर मास व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, या फिर आपको क्या दे रखा है व्हेन सॉल्यूशंस आर वेरी डाइल्यूट। मुझे ये फॉर्मूले याद नहीं होते, मुझे इसका बस एक बगलीट फार्मूला आता है। कौन सा? ये जो जनरल फार्मूला था मैंने वही लिखा। लिखा तो 5% तक क्या था, मैं N2 को नेग्लेक्ट कर सकता था, इसे नेग्लेक्ट कर दिया। फिर मैंने इनको तोड़ा। N2 क्या था, गिवन मास और मोलर मास। N1 क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास का एक बड़ा सा फॉर्मूला आ गया फॉर्मूला। अब मेरे साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। मैंने जिस चीज़ को फाइंड करना है उसे एक तरफ और बाकी सारी चीज़ों को ना एक तरफ ले जाओ, ताकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना क्या थोड़ा सा आसान हो जाए। क्लियर कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले को सिर्फ यहाँ पर तोड़ ताड़ दिया और कुछ नहीं किया। सिर्फ इसको तोड़ ताड़ दिया सारे फॉर्मूले को। अगर तोड़ ताड़ दिया, अब मुझे बताओ, तुम्हें कहता था न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले 2% 5% दिया, इसको तोड़ना है। क्या लिखूं इसको तोड़कर, 5% ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सोल्यूट है, इसको ब्रेक करके क्या लिखें, 5 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सोल्यूट लिख दूं, डिजॉल्व इन क्या लिखूं, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ना तुम्हारे पास सबके पास अलग अलग बुक्स है, किसी में न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व कर रखा है, पर एक जगह नहीं सा प्रॉपर लिखो। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, गुड, 100 माइनस 5, 100 ना, मास ऑफ वाटर 100 माइनस 5, तो 100 माइनस 5 यहाँ पर 95 ग्राम्स आ गया। कुछ समझ आ रहा है कैसे न्यूमेरिकल कर रहा था? मैंने पहले पूरा फॉर्मूला तोड़ ताड़ दिया, तोड़ ताड़ कर फिर मैंने आपको आदत डाली थी स्टेटमेंट को ब्रेक करो। तो देखो अब मैंने अब कहीं पढ़ा, मैंने दिया स्टेटमेंट को बाय मास है, नहीं दिया ना। पर तुम लोगों ने मास में क्यों ब्रेक करा दिया फिर मुझे? क्योंकि N2/N1 था, दोनों चीजें मास में घूम रही थी, इससे ये परसेंटेज पक्का है। दिस वाज इन टर्म्स ऑफ मास, ये परसेंटेज पक्का मास है। याद है मैं आपको कहता था आगे जाकर मैंने नहीं मेंशन करना कि यहाँ पे ये सॉल्यूशंस हमारे कैसे है। याद है आपको कहा था मैं मेंशन नहीं करूंगा सॉल्यूशन किस परसेंटेज का है। पर तुम लोगों ने देखा ये N2/N1 है, दोनों चीजें मासेज में है, तो पक्का है ये जो परसेंटेज है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मास, ये मास के बेस पे था। सारी टर्म ब्रेक कर दी। अब ना मेरा पढ़ाई में फिर बड़ा बुरा हाल है अभी भी। मुझे वैल्यू सब पुट कराओगे इसकी, कैसे पुट करूं? W2 क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया मैंने, मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम दे दिया, तो यहाँ पे पक्का है ये 5 ग्राम आ गया। आगे क्या मेरे पास M1, M1 क्या था, मोलर मास ऑफ आवर सॉल्वेंट वाटर, तो वाटर का मोलर मास तो सबको ध्यान में H2O 18 आ गया। W1
मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, तो वाटर का मास कितना है मेरे पास 95। ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी आ गई, क्लियर। अब ना मैं आगे फंस गया। तुम्हें ये जो वेपर प्रेशर दिया है मैंने, कौन सा दिया है, पी नॉट दिया है, पी एस दिया है, पी नॉट माइनस पी एस दिया है, क्या दिया है ना, मैंने क्या दिया है, 5% ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूशन हैज वेपर प्रेशर, एक्वस सोल्यूशन हैज वेपर प्रेशर, दैट मीन मैंने आपको पी एस तो दे दिया, कितना दिया 750, चलो ये 745 दे दिया, पी नॉट दिया है ना, पी नॉट नहीं दिया। और याद है तुम्हें लास्ट टाइम जब न्यूमेरिकल करा रहा था टेम्परेचर के, कह रहा था कहीं पे टेम्परेचर का रोल नहीं आया, यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है 373 मीन्स 100 डिग्री। 100 डिग्री पे पानी क्या कर गया, बॉयल। अगर पानी बॉयल कर गया, याद करो लास्ट में मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिक दिया था, क्या था बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस का इक्वल किसके हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको पी नॉट दिया नहीं, पर टेम्परेचर तो दिया 373, 100 डिग्री, 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर क्या था 760 mm, इसलिए यहाँ पर मुझे ये क्या लेना पड़ेगा 760। मेरा ना पढ़ाने का ऐसे कंसेप्ट रहेगा, पहले तुम लोग लॉजिक्स मेरे साथ क्लियर कर लो, फिर न्यूमेरिकल को तो जितना मर्जी घुमाते जाए, जितना मर्जी घुमाते जाए, फिर लॉजिक दे दो जिसको ये आया खन्ना सर कैसे किया, टेम्परेचर दिया 373, 373 मीन 100 डिग्री, 100 डिग्री पे सबको पता पानी तो बॉयल कर गया। अगर पानी बॉयल कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट था क्या, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस becomes equal to atmospheric pressure, that temperature is known as boiling point। तो मीन्स इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हुआ, वाटर का वेपर प्रेशर क्या बन गया 1 एटमोसफेयर, तो 1 एटमोसफेयर में क्या था 760 mm है, इसलिए मैंने 760 वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हुआ कार्तिक, 100 डिग्री दिया, 100 डिग्री पे पानी क्या करता है बॉयल, क्लियर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट था उसका बेसिक हमारे पास, हेलो, हाँ जी कर रहे, गुड इवनिंग जी, बस अभी क्लास में 10 मिनट और, ठीक ठीक ठीक। तो अब देखो यहाँ पे पक्का है मेरे पास, जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस बॉईल कर रहा है, क्लियर, उस पे क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर याद है किसके इक्विवेलेंट है 760 mm, ये मैं mm में कर रहा था इसलिए इसको mm में कन्वर्ट कर दिया। अब बता कौन सा, ना ये मैं कौन सा लिख रहा हूँ, पी नॉट लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर था इन प्योर फॉर्म जब वो अकेला है, इसलिए देख जब मैंने पहला न्यूमेरिकल कराया है मैंने वहाँ पे तुम्हें खुद पी नॉट दिया है, मैंने खुद पी नॉट क्या दिया 70.4, वहाँ पे देख टेम्परेचर मैंने आपको 100 डिग्री नहीं कहीं और घुमा रखा, क्लियर। यहाँ पे मैंने कर दिया 373, तो 373 मीन्स 100 डिग्री, 100 डिग्री पे पक्का पानी क्या कर जाता है बॉयल, इसलिए आपको मैंने ऐसे कंफ्यूज किया है बस, क्लियर। हाँ जी सबको क्लियर हुआ ये, अब इसका आंसर निकाल सकते थे अगर आप, हाँ जी, हाँ 47.9 कर दो या 48 कर दो, वन एंड सेम थिंग, किसी का 47.9 भी आ रहा है कोई बात नहीं, 48 भी आ गया, ये आ गया। अब पता क्या क्लियर हुआ सबको, ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे सीबीएसई में भी और कंपटीशन में, पता नहीं कितनी बार आए हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, क्लियर हुआ कुछ। अब ना देखो इधर तानिश, मैंने यहाँ पर क्या किया, वाटर को क्या लिया मैंने यहाँ पर 95, पता क्या जो तुम्हारे पास अच्छी बुक्स है उन्होंने क्या किया यहाँ पे 95 नहीं, मैंने आपको नेगलेक्ट कर दिया था, तो कई जगह ना उन्होंने मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया 100 ग्राम भी लिया है, कई बुक्स में 100 ग्राम भी लिया है। तो अगर 100 ग्राम लूंगा ना तो इसका आंसर ना प्रदीप में उन्होंने सॉल्व भी कर रखा है, तो ये 47.25 के आसपास आता है, तो 47.25 आ जाए या 48 आ जाए ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ना हमें अलाउड है 5% तक, अप टू 5% मैं नीचे इस N2 को हर बार क्या नेगलेक्ट कर सकता हूँ, अप टू 5% मैं इस N2 को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। और मास तुम्हारी मर्जी है, आप चाहे 95 लो, चाहे कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 ले लो, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में, कोई टीचर गलत नहीं करेगा, क्योंकि हमें बुक्स में ना लिखा हुआ है, इवन सीबीएसई की बुक में कहीं ना कहीं पैराग्राफ सा दिया उन्होंने, अप टू 5% वी कैन नेगलेक्ट दिस N2, इस N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और ये तुम्हारी मर्जी है, सोल्यूट सॉल्वेंट का वेट 100 ले लो चाहे 95, तो ये मत करना खन्ना ने 95 कराया मेरे स्कूल में 100 करा दिया, या मैंने 100 आगे किसी न्यूमेरिकल में करा दिया तुम्हारे सर ने 95 करा दिया,
100 या 95 दोनों ठीक है यहाँ पर, क्योंकि प्रदीप ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है। क्लियर? अब बताओ पूरा टॉपिक क्लियर हुआ सबको? इसलिए जो आज का भी लेक्चर था ना, थोड़ा सा टिपिकल था ड्यू टू आवर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नेचर। सबको क्लियर हुआ? अब एक बार मुझे कंपाइल कराओगे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए? पहला डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस, फिर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया था, है ना, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस, फिर सॉलिड इन लिक्विड, फिर गैसेज इन लिक्विड। क्लियर? उसके बाद वेपर प्रेशर और लिक्विड इन लिक्विड, दो कंसेप्ट ले लिए। कौन कौन सा? एक बोथ वोलेटाइल, एक को नॉन वोलेटाइल कर दिया। और एक अब क्या रह गए चैप्टर के टॉपिक्स? दो रह गए इंपॉर्टेंट, दो टॉप, एक आइडियल नॉन आइडियल, कॉलिगेटिव, और एक एबनॉर्मलिटी। तीन टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर को एंड करने के लिए। अब बताओ सबको कुछ समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया सबको? चलो, जब ऐसे बोलते हो तो खुशी मिलती है। हाँ आर्यन, सबको क्लियर? तानिश, हाँ भी अदर, तेजस, लास्ट में सबको क्लियर? अवम, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब ना तानिश एक मिनट, मुझे ना वही अब टेंशन रहेगी, तुम लोग जो भी हो स्टूडेंट जो नए, नेक्स्ट क्लास इंस्टॉलमेंट ले आना, ताकि मुझे भी हो जाए, मेरे साथ पता लगे। हाँ तानिश, पता लगे फिर किसी और को फ़ोन चले गए, वो भी भाग गए। हाँ तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जरूर, ठीक।